जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 26 एंड बहुत ही ख़राब शुरुआत हुई है दिन की। लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद वापस लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वो पता नहीं करप्ट हो गई है फाइल। तो ठीक है, किरचॉफ के बारे में पढ़ने वाले हैं यार, तो अब मैं आप लोग को किरचॉफ समझाऊँगा। ठीक, तो क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किया हुआ है मैं वही खोल लूँगा अभी के लिए। ठीक है, बाकी मैं आप लोग को पहले बेसिक्स इसका समझा देता हूँ। सो इलेक्ट्रिक सर्किट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स एंड सेल्स इंटरकनेक्टेड समटाइम्स इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे. The formula we have derived earlier for series and parallel combination of resistors are not always sufficient. तो इसलिए हम लोग किरचॉफ रूल के बारे में बेटा बात करते हैं. Given a circuit we start by labeling currents in each resistor. सबसे पहले हम लोग को करंट लेबल करना पड़ता है and the arrow directed indicate the current I flow along the resistor. If ultimately I is determined to be positive, the actual current in the resistor is in the direction of the arrow. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले करंट के डायरेक्शन बनाते हैं। जैसे इधर आप लोग देख रहे हो I3, I1, I2, और फिर हम लोग बेटा इक्वेशंस लगा करके, जो किरचॉफ की इक्वेशन है उसको लगा करके हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को सॉल्व, जो भी जैसे भी अभी वो रूल्स बताएंगे वो लगाएंगे। अब बेटा इसमें दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी हम लोग का क्या आता है, जिस डायरेक्शन में हमने करंट मार्क किया हुआ होता है उसमें करंट की वैल्यू बेटा नेगेटिव आ रही है। अगर बेटा करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो हमने एरो मार्क किया है वो एरो गलत होगा। अगर लेट सपोज I3 की वैल्यू -2 एम्पियर आ रही है, लेट सपोज, इसका मतलब I3 इस डायरेक्शन में नहीं, I3 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो वो ये चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। इफ I टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव, द करंट एक्चुअली फ्लोज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एरो. Similarly for each source, the positive and negative electrodes are labeled as well as a directed arrow with a symbol for the current flowing through the cell. दिस विल टेल अस द पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल ढूंढना है तो वो भी मुझे एरो से पता लग ही जाएगा. ठीक है, बिटवीन पी एंड एन हम लोग ने कल बात की थी, तो ई माइनस आई आर आता है. बिटवीन एन एंड पी हम लोग का ई प्लस आई आर आता है. आई रिप्लेसेस बाय माइनस आई. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो हम लोग को पता है. तो अब हम लोग के पास बेटा दो रूल है, जिसका एक पहला रूल कहता है जंक्शन रूल. जंक्शन रूल क्या होता है बेटा, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स लीविंग द जंक्शन. ठीक है, मैं इस रूल को बोलता हूँ बेटा इनकमिंग आउट गोइंग रूल है. ठीक है, इनकमिंग आउट गोइंग रूल है. जितनी बात तू उसके साथ कर रहा है, अगर वही उतनी बात वो तेरे साथ कर रही है, इसका मतलब बेटा सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है. और यही किरचॉफ ने बोला बेटा, प्यार की भरी भाषा उसने यही दी है किरचॉफ ने, कि भाई जितना तू उससे बात करना चाह रहा है, अगर वो भी उतना ही तुझसे बात करना चाह रही है, इसका मतलब ये रिलेशनशिप चलेगी, वरना नहीं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है. द प्रूफ ऑफ दिस रूल फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन करंट्स आर स्टडी, कहीं पर भी चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होती. ठीक है, तो चार्ज आप लोग का फ्लो करता जाएगा पूरा टाइम. तो कुछ ऐसा उसने बेटा रूल में बोला कि अगर मैं एक पॉइंट बनाऊँ, लेट सपोज इस ए पॉइंट पर अगर मैं जंक्शन देखूँ, ये आप लोग का जंक्शन है. जंक्शन मतलब जहाँ पर वायर्स मीटअप करती हैं. ठीक है, जितने भी करंट इनकमिंग टू द जंक्शन है, इनकमिंग मतलब देख लो जैसे I3 है वो इनकमिंग है. ठीक है, तो ऑल द इनकमिंग करंट्स, और कोई है नहीं है बेटा, तो I3 इज इक्वल टू इनकमिंग करंट्स विल बी इक्वल टू आउट गोइंग. यहाँ से बाहर कौन सा निकल रहा है, एक I1 निकल रहा है और एक I2 निकल रहा है. तो I1 प्लस I2, आउटगोइंग करंट्स का सम विल बी ऑलवेज इक्वल टू इनकमिंग करंट्स का सम. ये आप लोग का बेटा जंक्शन रूल कहता है. अगर मैं लेट सपोज बेटा, और तो इसमें कहीं नहीं है. ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है. लेट सपोज अगर मुझे बेटा इसमें सिखाना होता, इसमें भी उन्होंने बनाया हुआ ही है. चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब आ जाओ नेक्स्ट रूल पर बेटा, लूप रूल. द algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is 0. तो जितने भी सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल करोगे वो हमेशा आप लोग का 0 आएगा. ऐसा क्यों आता है बेटा, ऐसा बेसिकली इसलिए आता है बेटा क्योंकि जहाँ से आपने चालू किया वहीं पर अगर आप लोग फाइनल पोटेंशियल ढूंढ रहे हो, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल ही 0 हो जाएगा. क्योंकि अगर आपने लेट सपोज आप लोग ने एक लूप बनाए, इसको बोलते हैं लूप रूल. तो लूप कैसे बनाते हैं बेटा, ऐसे लूप बनाते हैं. ठीक है, लूप आपने ऐसे बनाया.
लेट सपोज आपने डी से लूप को चालू किया, तो आप खुद सोचो वी डी विल बी इक्वल टू वी डी माइनस वी डी। याद है कल करते थे, कल किया था हम लोग ने भाई, एक ऐसे सेल बनाया था, वी ए माइनस वी बी किया था हम लोगों ने, ठीक है, और हमारा आंसर आया था ई माइनस आई आर। तो बिल्कुल उसी तरीके से वी डी माइनस वी डी विल बी इक्वल टू, क्योंकि हम लोग जहाँ से चालू कर रहे हैं वहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, तो वी डी माइनस वी डी इज इक्वल टू, ये तो बेटा +45 आएगा, ई एम एफ है, अरे माइनस आई इंटू 1, अब आई की वैल्यू कितनी है बेटा, I3 है, ठीक है, माइनस I3 इंटू 40। अच्छा, अब उसी में बेटा ये वाला भी आ गया, उसी लूप के अंदर ये एक और सेल आ गया। अब कल हम लोग ने बोला था बेटा अगर एक पॉजिटिव सेल नेगेटिव पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है, तो आप लोग के ईएमएफ्स ऐड होते हैं, और अगर आप लोग का नेगेटिव पार्ट दोनों के सेम साइन वाले अगर आप लोग के कनेक्ट होते हैं तो आप लोग के ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का ईएमएफ ऐड हो जाएगा, नहीं तो आप लोग खुद ब खुद भी लॉजिक लगा सकते हो। आप लोग इसको उल्टा अगर ऐसे करके देखोगे, मुंडी को ऐसे करके देखोगे, तो आप लोग को दिखेगा कि भाई प्लस से प्लस की इसी डायरेक्शन में आप लोग ढूंढ रहे हो, तो ये वाली वैल्यू आप लोग की पॉजिटिव ट्रीट होगी, तो +80 माइनस I2 इंटू 1, और यहाँ से भी I2 जाएगा माइनस I2 इंटू 20। क्यों जाएगा भाई यहीं से I2? इसलिए जाएगा क्योंकि ये बेटा ये सीरीज़ ही है ना, ये तो एक ही वायर चल रही है, तो अगर वायर एक ही चल रही है तो करंट एक ही फ्लो होगा उसमें से, ठीक है, तो ऐसा। तो और VD माइनस VD बेटा 0 होता है, तो सिंपल सी बात है 45 + 80 विल बी इक्वल टू, बाकी साइड के जितने भी माइनस के साइन है उसको इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ बस आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो यही मैं अभी आप लोग को जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो इसी रूल को थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में बताऊंगा, ठीक है। तो ये थे उसके 2 रूल बेटा, जंक्शन रूल इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, ठीक है, एंड लूप रूल कि लूप में जितना भी पोटेंशियल होता है एक लूप के अंदर वो हमेशा एड अप करके 0 आता है। सबसे पहले मैंने बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, ठीक है ना, तो ये वाला नहीं, मतलब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। इसका मैं आप लोग को सल्यूशन खोलता हूँ और फिर मैं इसको समझाता हूँ। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, मतलब I1 I2 और I3 की वैल्यू हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो और उसके बाद ऑब्वियसली जितने भी करंट्स हैं आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो मैंने ये यहाँ पर देखो सुबह सॉल्व किया था, थोड़ा सा ये ब्लरी ज़रूर दिख सकता है यार, ये तो ब्लरी ही दिख रहा है, छोड़ो मैं फिर वापस खुद से ही सॉल्व कर लेता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा फ़ोटो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं तुम लोग को पूरा सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले बेटा जंक्शन रूल लगाओ, वो इन्होंने लगाया वही है। अगर तुम लोग A पॉइंट पर देखोगे, दिस इज़ I1, I2 इज़ गोइंग हियर, I1 माइनस I2 इज़ गोइंग हियर। कैसे देखो, जितने भी आउट गोइंग करंट्स हैं उनको ऐड करो, I1 माइनस I2 प्लस I2, I1 आ रहा है, एंड दैट इज़ ओनली द इनकमिंग करंट I1। सो सम ऑफ आउट गोइंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, ठीक है। तो अब बेटा लूप्स बनाएंगे हम लोग। तो लूप्स कैसे बनाते हैं बेटा, हमेशा लूप बनाने के लिए बेटा सबसे पहले क्या किया करो, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से लूप बनाया करो। किससे बनाओगे हम लोग हमेशा लूप, पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी से, ठीक है। और मैं जो आप लोग का लूप रूल है उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में एक ही स्टेप पे बताऊंगा। लूप का नाम दिया करो बेटा लूप इन लूप। कौन सा लूप, ABCA। सीधा सम ऑफ वोल्टेजेस लिखो एक तरफ, सम ऑफ वोल्टेजेस मतलब सम ऑफ EMFs। कितना EMF है भाई, 10 EMF है, इज इक्वल टू, अगर बेटा जो आप लोग का लूप का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो प्लस I1 R1 लिखा करो, सीधा प्लस I1 R1। वो बेसिकली मैंने किस बेसिस पर लिखा बेटा, जो अभी ऊपर लिख करके बताया था वहाँ से मैंने बस माइनस के साइन को राइट साइड भेज दिया और कुछ नहीं किया, वरना आप कैसे लिखते 10 माइनस लिखते।
तो प्लस 10 वोल्ट्स। लूप के डायरेक्शन में ही बेटा करंट भी है, लूप का डायरेक्शन ऐसे है, लूप के डायरेक्शन में ही करंट है, तो I2 इंटू 4 या फिर 4I2 लिख दो। फिर इसी डायरेक्शन में लूप भी बेटा ऐसी लूप जा रही है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में करंट भी है, तो प्लस 2 इंटू I2 प्लस I3 प्लस आप लोग का 1 इंटू I1। तो हेंस योर फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1। ठीक है, अब बेटा दूसरी लूप बनाते हैं। लूप ये वाली लूप नाम देते हैं, देखो प्लस से माइनस जाऊंगा मैं, अभी भी प्लस वाले से बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो लूप क्या है बेटा, EBCDE। प्लस वाला बेटा 5 वोल्ट इधर लिख दो, इज इक्वल टू 5 ही लिखो, 5 इज इक्वल टू I3, इधर कोई रेजिस्टर नहीं है, I2 प्लस I3 इंटू 2 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2। पूरा बन जाएगा बेटा 5 इज इक्वल टू 4I2 प्लस 4I3 माइनस 2I1। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड आप लोग की लास्ट इक्वेशन बेटा लूप ऑफ, ये वाला लूप कंसिडर करो इस डायरेक्शन में बेटा, ठीक है, वही प्लस से माइनस की तरफ जाते हुए, हमेशा प्लस से माइनस देखा करो, ADCA। तो आप लोग का हो जाएगा वापस वही 10 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 इंटू 4। अब देखो लूप ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रहा है, तो माइनस टाइम्स ऑफ I2 प्लस I3 माइनस I1 इंटू 2 और फिर प्लस I1 इंटू 1। तो यहाँ से आप लोग का फाइनल आंसर कुछ इस प्रकार बन जाएगा बेटा, 4I1 प्लस I1 इज 5I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 इज माइनस 6I2। ये मुझे गलत लग रहा है, एक सेकेंड, 5I1 नहीं, 4I1 प्लस 2I2 प्लस I1 प्लस 2I1 प्लस I1 इज 7I1 और ये हो जाएगा आप लोग का माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल बेटा बस हम लोग को अब सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे तो बेटा देखो 6I2 कैंसिल, 2I3 कैंसिल, 20 इज इक्वल टू 8I1 आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू 8I1। तो I1 की वैल्यू अपने पास 20/8 मतलब अपने पास आ जाएगी 2.5 या फिर 5/2 एम्पियर। अब बेटा एक इक्वेशन मेरे पास ये है, अगर मैं ऊपर 5/2 इधर डालता हूँ तो 5/2 माइनस 5 उधर जाके प्लस 5, तो 10 इज इक्वल टू 4I2 प्लस 4I3 एक इक्वेशन आ गई, और एक कोई भी यहाँ से कंसिडर कर लो, ठीक है, कोई भी यहाँ से कंसिडर कर लो। फिर बेटा I2 और I3 की वैल्यू ढूंढ लेना, ठीक है। तो तुम्हारी I2 या I3 की वैल्यू एक की 15/8 आएगी, एक की शायद 5/8 आएगी, ठीक है, वो हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो ऐसे करके बेटा आप लोग का ये देखो मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो देखो I1 की वैल्यू 5/2 आती है, और फिर I2 की वैल्यू 5/8 आएगी आप लोग की, और आप लोग की I3 की वैल्यू वहाँ से 15/8 आएगी बेटा। तो वो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ये आप लोग को मिल जाएगी। उसके बाद तो एज सच कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग की कैलकुलेशन है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग को मिल गया। तो बस यही मुझे इतना ही वापस बनाना था, इतना ही मुझे वापस बताना था कि क्या है, और मैंने आप लोग को बता दिया है। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट मेरे हिसाब से। पीछे ऐसे जिसके कोई कुछ खास क्वेश्चन है नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा इधर बेटा लेट सपोज अगर मैं लूप बनाता, मैं आप लोग को सिर्फ लूप बताता हूँ, शायद मैंने एक क्वेश्चन में वापस इसको रिपीट किया हुआ है, वो देख लेना आप लोग। बट इधर अगर मैं लूप बना रहा तो मैं क्या करूँगा बेटा, इधर आप लोग क्या दोगे, I1 नाम दोगे इसको, ठीक है। अगर आप लोग टोटल करंट को लेट सपोज I नाम पहले से दे रहे हो, टोटल करंट को I नाम दे रहे हो, तो इस वाले लूप के लिए X ले लो। मैं सिर्फ जंक्शन रूल लगा के बता रहा हूँ, लूप रूल मैंने शायद आगे एक क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है। तो आउटगोइंग करंट्स कितने हैं, I1 प्लस X,
इज इक्वल टू इनकमिंग करंट्स कितने आई, तो x की वैल्यू बेटा i माइनस i1 आ जाएगी, जिसमें आप लोग का बेटा लेट सपोज आप लोग को नहीं दिया हुआ कि करंट्स के डायरेक्शन क्या है, उसमें आप लोग खुद से करंट का डायरेक्शन लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर बेटा आप लोग इस पर अगर लूप बनाते हो और क्योंकि इसमें कोई ईएमएफ नहीं है, मतलब कोई सेल नहीं है, तो जो भी आप लोग का इज इक्वल टू राइट साइड तो i1 r1 i2 r2 जो भी रहेगा माइनस रहेगा, जो भी रहेगा इज इक्वल टू 0 कर देना बेटा, क्योंकि ईएमएफ आप लोग का है ही नहीं। तो ये चीज़ बस आप लोग को ध्यान में रखनी है। एंड विद दिस ख़त्म तो नहीं है बेटा, इसके आगे का तो देखो जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, ठीक है, आगे का देखो। एंड ऑल राइट, चलो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बेटा वही लूप अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मैं इसमें भी लगा के आप लोग को दिखाऊंगा। इसमें इन्होंने हर चीज़ पहले से मेंशन की है, आई 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 आई, तो हमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लूप, अच्छा पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लगाना क्या है, ठीक है। A battery of 10 volts and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network, ठीक है। Determine the equivalent resistance of the network and the current along each edge of the cube। तो equivalent पहले तो मुझे resistance निकालना है। तो एक तरीका होता है बेटा equivalent resistance निकालने का कि भाई सब लोग, पहली बात तो R है, equal resistance है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तो निकालना हम लोग बेसिकली सीख जाए। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना इतना आसान नहीं होता है इन फिगर्स का, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास बैटरी दी हुई है तो मैं उस बैटरी को यूज़ करके बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है, किरचॉफ लगा करके। बट और ठीक है, अभी तो हम लोग के पास वैल्यूज़ हैं, अगर नहीं होती तो क्या करते वो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। कोशिश यही रहेगी मेरी कि आप लोग को मैं सिखाऊं कि कैसे इसका इक्विवेलेंट निकल सकता है। ध्यान से देखना, लूप देखना बस, ठीक है। सबसे पहले बेटा आप लोग को एक चीज़ याद होनी चाहिए कि सीरीज़ में जो आप लोग का करंट होता है वो बेटा सीरीज़ में करंट हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है। पैरेलल में हमारा क्या होता है बेटा, पोटेंशियल इक्वल होता है। ये बात हम लोग ने बात की हुई है, बचपन में भी तुम लोग को ये चीज़ पता है, ठीक है। पोटेंशियल इक्वल होता है और पैरेलल वाली चीज़ तो हम लोग ने कहाँ देखी थी, कैपेसिटर्स में भी देखी थी। अब बेटा थोड़ा सा ना ध्यान देना, यहाँ पर ये 10 वोल्ट दिया हुआ है, हम क्या करेंगे बेटा लूप लगा देंगे ऐसे, ये वाली देखो, ये वाली लूप लगा देंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मुझे नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोड़, चलो। तो ये जो लूप है ना बेटा, ई ए बी सी सी डैश, ये वाली लूप लगा लेते हैं, ठीक। अब हम लोग ये वाली लूप क्यों लगा रहे हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं। भाई लूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग को ए और बी सी डैश के अक्रॉस हम लोग को वो निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये वाला लूप पे ए भी आ रहा है, सी डैश भी आ रहा है, तो अपना काम खत्म हो गया। तो इन लूप ए बी सी सी डैश ई ए, ठीक है, ये आपका लूप है, ठीक है। तो लगाई के बेटा क्या पढ़ा था अभी अभी हमने, इधर आप लोग का 10 वोल्ट इज इक्वल टू, कि प्लस से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का आई इंटू आर, I/2 इंटू आर, ठीक है। और ये आप लोग का क्या हो जाएगा बेटा, आई इंटू आर वापस, कितना आ गया, आर की वैल्यू आ गई बेटा 4 ohms, ठीक है। सही किया है, सही किया है बेटा, इधर आई नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का देखो, यहाँ से अपने पास आई आर की वैल्यू आ जाएगी 10 इज इक्वल टू आई आर प्लस आप, ठीक है ना अभी तक, ठीक है ना। तो यहाँ से आई आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, ठीक है, आई आर की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक। अब हम लोग को पता है बेटा टोटल करंट हम लोग ने 3i माना है, हम लोग को पता है V टोटल इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट
इंटू आई टोटल, ये बेटा हमेशा वैलिड होता है। मतलब अगर आप लोग का सर्किट पे टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकलता है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है। वी टोटल तो बेटा 10 वोल्ट ही है आप लोग के पास, ठीक है, 10 वोल्ट ही है। अब बेटा आई टोटल, यहाँ से आई की वैल्यू 4/R लिख सकता हूँ मैं। आई की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ बेटा, 4/R लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से बेटा, ठीक है, तो अपना 5/2R इज इक्वल टू R इक्वेलेंट आ रहा है। सॉरी, अरे यार रुक जाओ, एक गलती हो गई, इधर 3I लिखना पड़ेगा। आई टोटल इज 3I, आई टोटल इज 3I, एक सेकेंड, आई टोटल इज 3I इंटू 3I। अब बेटा बात यह आ जाएगी, आई की वैल्यू है 4/R, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3I, मतलब 3 इंटू 4/R, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका बेटा 5/6R। तो ये आप लोग का देखो बेटा R इक्वेलेंट आ गया, ठीक है। ऐसे आप लोग R इक्वेलेंट ढूंढ सकते हो, R इक्वेलेंट आ गया, ठीक है। अब आप लोग को वही है, आप लोग आई टोटल की वैल्यू ढूंढ सकते हो। अगर आप लोग के पास R की वैल्यू है तो अकॉर्डिंगली अब सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। इम्पॉर्टेंट बात बस यहाँ पर ये होती है कि जिन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस आपको ढूंढना है, उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस ऐसे बना लो। यहाँ पर बेटा अब मैं आप लोग को समझाऊंगा कि इन्होंने ये I/2 कैसे लिखा, ठीक है, वो अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मान लिया कि 3I करंट जा रहा है। क्यों 3I इन्होंने माना, क्यों 6I नहीं माना, क्यों 4I नहीं माना, क्यों I नहीं माना बेटा? उन्होंने 3I इसलिए माना सो दैट हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हट जाए। 3I क्या करेगा, I में बट जाएगा, क्योंकि 3 रेजिस्टर पार्ट है और तीनों में रेजिस्टेंस इक्वल है, तो I पार्ट पे ये बट जाएगा। फिर ये I इधर से एक जा रहा है, इधर एक जा रहा है, तो I/2 में बट जाएगा। सिमिलरली ये भी I/2 में बट जाएगा, और ये वाले पॉइंट पर जंक्शन लगा करके ये I/2 और ये I/2 मिल रहा है, तो वापस I चला जाएगा। तो इसलिए बेटा ये चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा आसान करने के लिए उन्होंने लिखी है, और उन्होंने बताई है कि कैसे चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा ईजी बना सकते हो, ठीक है। तो बस ये चीज़ थी बेटा, इसके अंदर चेक कर लेते हैं अपना आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बेटा लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज। ज़्यादा टाइम आप लोग का खर्च नहीं करूँगा इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग मैथ्स को थोड़े से ज़्यादा तवज्जो देंगे, ठीक है। और कल से आप लोग का केमिस्ट्री, या प्रोबेबली आज से ही आप लोग का केमिस्ट्री भी आ जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करते हैं। सो एज एन एप्लीकेशन ऑफ किर्चॉफ्स रूल, कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर 3.18 विच इज़ कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज। द ब्रिज हैज़ 4 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 and R4 across one pair of diagonally opposite points. A source is connected. This AC is called the battery arm. Between the other two vertices B and D, a galvanometer G, which is a device used to detect current, is connected. This line shown as BD in the figure is called the galvanometer arm. For simplicity, we assume that the cell has no internal resistance. In general, there will be currents flowing across all the resistors as well as a current IG through G. Of special interest, in the case of a balanced bridge where the resistors are such that Ig is equal to 0, we can easily get the balance condition such that there is no current through G in this case. The Kirchhoff junction rule applied to junction D and B immediately gives us the relation I1 is equal to I3 and I2 is equal to 4. Next, we apply Kirchhoff rule to closed loops ADBA and CBDC. द फर्स्ट लूप गिव्स दिस, द सेकेंड लूप गिव्स दिस। तो ये आप लोग का बेटा इधर प्रूफ है। बस यहाँ पर बेटा यही चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है कि हम लोग जो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, अगर मैं उसको बहुत ही सिंपल सी बात बताऊं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बेटा सबसे पहले ये कंडीशन है। हम लोग अभी इसका प्रूफ करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, बट उसकी कंडीशन क्या है, R2/R1 इज इक्वल टू R3/R4, सॉरी R4/R3। अगर आप ध्यान से देखो, R2/R1 शुड बी इक्वल टू R4/R3। अगर ध्यान से देख रहा, अब मैं आप लोग को ये पूरा समझा देता हूँ इधर, ठीक है। नहीं, मैं देख रहा था भाई, क्योंकि मैं थियरी इसलिए पढ़ता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कोई
इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई हो और वो मैं बताना भूल जाऊँ, क्योंकि सारी चीज़ें देखो दिमाग में तो रहती है कि क्या क्या बताना है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कोई इंपॉर्टेंट लाइन ऐसी लिखी हुई हो जो इंपॉर्टेंट हो सच पे। अगर बेटा आप लोग का ध्यान से देख रहे हैं इस बात को, अगर बेटा लेट सपोज ऐसे आप लोग के पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, दिस इज R1, लेट सपोज दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज, ऐसा करता हूँ इसको R5 कर देता हूँ, ये R2 और ये R5, ठीक है। अगर बेटा कभी भी इस टाइप का सर्किट मिले, मतलब बेसिकली होगा क्या सर्किट में, आप लोग को ऐसा क्या दिखेगा कि भाई ये व्हीट स्टोन है, पहले तो वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। आप लोग को बेसिकली ऐसा दिखेगा, आप लोग का एक डायमंड शेप बनना चाहिए, ठीक है। आप लोग हमेशा ये चीज़ समझो कि एक डायमंड शेप बनना चाहिए, ठीक है, और उस डायमंड के बीच में कोई चीज़ कनेक्ट होनी चाहिए। अगर कभी भी ऐसा बन रहा है एक डायमंड शेप और आप लोग का बीच में कभी भी ऐसा बन रहा है, तो ये बीच वाला आर्म उस टाइम पर नेग्लेक्ट किया जाता है। मतलब ये बीच वाले आर्म पर अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि R5 इस केस में, वो तब नेग्लेक्ट किया जा सकता है जब बेटा R1 डिवाइडेड बाय R2 विल बी इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4 हो, ठीक है। जब भी इन दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ का रेशियो इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू के रेशियो के इक्वल आए, तो आप लोग ये जो R5 आर्म है इसको भूल सकते हो, और ये बेटा पूरा का पूरा आप लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब सॉल्व कितना करना क्यों ईजी है बेटा, ये दोनों ऊपर वाले सीरीज़ में है बेटा, ठीक है, नीचे वाले दो पैरेलल में। मैंने आप लोग को एक चीज़ हमेशा बताई है, सीरीज़ को चेक कैसे करते हैं बेटा, अगर एक ही वायर जा रही है जो दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर रही है वो सीरीज़, और एक वायर अगर दो पार्ट में ब्रेक हो रही है तो वो पैरेलल। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक वायर यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है तो वो पैरेलल, एक ही वायर अगर सीधा सीधा जा रही है तो वो सीरीज़, ठीक। तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब बेटा बात ये है कि बस मैं ये देख लेता हूँ, चलो छोड़ो ना, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने यहाँ पर बेटा एक सेकेंड दो, I1 I2 देख ले, I1 नीचे, अच्छा इन्होंने R1 नीचे वाला है, अपने I1 I2 कुछ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये ई लिया है और ये कैपिटल आई लिया है, इन्होंने नहीं लिया, अच्छा वो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग बेटा इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट सपोज मैं मान लेता हूँ ये कैपिटल आई है, ये I1 जा रहा है, ये I2 जा रहा है, ठीक है। लेट सपोज ये आप लोग का एक आर्म लगा हुआ है जिसके अंदर बेसिकली आप लोग बोल सकते हो एक गैल्वेनोमीटर जो उन्होंने लगाया है। गैल्वेनोमीटर होता क्या बेटा, वो सिर्फ ये बताता है कि करंट है कि नहीं सर्किट के अंदर। तो अगर करंट होता है ना तो गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट करता है, अगर करंट नहीं होता तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करता, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर बेटा मैं ये क्लोज लूप लगाऊँ, ये A पॉइंट बोलूँ, ये C पॉइंट बोलूँ, ये D पॉइंट बोलूँ और लेट सपोज ये B पॉइंट, इन लूप ACDA अगर मैं इस लूप पे लगाऊँ तो थोड़ा सा ध्यान से देख रहा, कुछ इस प्रकार मैं ऐसा ले रहा हूँ, I1 इंटू R1 प्लस इधर तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है, और हम लोग ने बोल दिया कि करंट ऐसे दौड़ेगा भी नहीं इधर से, तो ज़ीरो। और ये वाला बेटा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन है, हम लोग का लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है और करंट ऐसे, तो -I2R2 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्यों भाई ज़ीरो, क्योंकि भाई देर इज़ नो सेल इन्वॉल्व इन दिस लूप, कोई भी सेल नहीं है, कोई भी बैटरी नहीं है, तो आप लोग का पोटेंशियल तो अप्लाइड है ही नहीं, EMF तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इज इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया। अगर EMF नहीं होता तो इज इक्वल टू ज़ीरो लिख देने का, ठीक है। तो यहाँ से बेटा अपने पास आएगा I1R1 इज इक्वल टू I2R2, जहाँ से हमारे पास आ रहा है I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, ठीक है। ये अपना पहला कंडीशन हो गया। सेम चीज़ बेटा अगर मैं प्रूफ करूँ तो मैं यहाँ से भी प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ लेंगे बेटा, I1 जो इधर जा रहा है वही I1 बेटा इधर भी जाएगा, और I2 जो इधर जा रहा है वही I2 बेटा इधर भी जाएगा, ठीक है। लूप कुछ भी ले लेते हैं, जैसे तुम्हें लेना है, जो तुम्हारी मर्जी बेटा उसके हिसाब से लूप लिया जा सकता है, लूप का डायरेक्शन,
ठीक है, मैं ऐसे ले लेता हूँ लूप का डायरेक्शन, तो I1R3 प्लस में जाएगा और I2R1 माइनस में जाएगा, क्योंकि लूप का डायरेक्शन ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है। वापस बेटा यहाँ से अपने पास आ जाएगा I1/I2 इज इक्वल टू R4/R3। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ से मेरे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगी बेटा, R2/R1 इज इक्वल टू R4/R3। दिस इज़ फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन। या तो ऊपर वाला देखो या नीचे वाला देखो, बात एक ही है, ठीक है। तो दिस इज़ योर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन। ऐसे क्वेश्चन को बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम लोग बीच वाला निगलेक्ट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है क्या व्हीटस्टोन का? टेक्स्ट बुक पे शायद कोई व्हीटस्टोन का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना, जहाँ तक मुझे याद है कोई व्हीटस्टोन, अच्छा है व्हीटस्टोन का कंडीशन क्या? The four arms of a Wheatstone bridge have the following resistances. देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग अ व्हीटस्टोन कंडीशन। देख सकते हो आप लोग, ये व्हीटस्टोन की कंडीशन को बेटा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? 100 डिवाइड बाय 60 करो, 10 डिवाइड बाय 5 करो, ठीक है। 100 डिवाइड बाय 60 करो, 10 डिवाइड बाय 5 करो, ये 2 आ रहा है, ये बेटा 2 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब दिस इज़ नॉट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन। दैट वेरी वेल सिग्निफाइज कि मैं ये वाला रेजिस्टेंस जो भी इसके अंदर है वो निगलेक्ट ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, द गैल्वेनोमीटर ऑफ दिस कैलकुलेट, तो ये आप लोग को पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोग किरचॉफ लगाओगे। तो मैं फटाफट से किरचॉफ की कंडीशन लिखता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना बेटा। वैसे तो किरचॉफ की कंडीशन पीछे लिखी हुई भी होगी। देखो, एक आप लोग के पास किरचॉफ की कंडीशन ये लगेगी, तो इसके अंदर क्या लगेगा बेटा, I1 इंटू 100, ठीक है, प्लस IG इंटू 15, ठीक है, और यहाँ से माइनस I2 इंटू 60 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आप लोग की एक कंडीशन हो गई बेटा। दूसरी कंडीशन सिमिलरली इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है, I1 माइनस IG इंटू 10, यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है बेटा वापस, तो माइनस टाइम्स ऑफ I2 प्लस IG इंटू 5, और यहाँ पर बेटा नेक्स्ट है ये वाली चीज़ जो कि है माइनस IG इंटू 15 इज इक्वल टू 0। ये मेरी दूसरी कंडीशन है बेटा। तीसरी कंडीशन कहाँ से लूँ बेटा, यहाँ से आ जाएगी मेरी तीसरी कंडीशन, ये वाला लूप देखो, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन होगी प्लस 10 वोल्ट्स इज इक्वल टू 60 इंटू I2, ठीक है, प्लस I2 प्लस IG इंटू 5, ठीक है। तो ये अब आप लोग के पास तीन कंडीशन है, तीन वेरिएबल्स बेटा, आराम से इसको सॉल्व करो, आप लोग का काम यहाँ पर हो जाएगा ख़त्म। तो इस टाइप से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और वैल्यू ढूंढ सकते हो, ठीक। तो अपन ये देखेंगे, यस वही अपनी कंडीशन देखो, ये वाली लास्ट वाली भी वही है, ये वाली भी वही है, ठीक है, वही अपनी कंडीशन बन रही है। बस आप लोग को सॉल्व करना है और तीनों वेरिएबल्स के आंसर ढूंढने हैं। तो यहाँ पर बेटा आप लोग का चैप्टर 3 भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर्स में से एक था। मैं देख लेता हूँ एक बार कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या पीछे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ए और सी के बीच जो आप लोग जहाँ पर पोटेंशियल ढूंढ रहे हो, क्या यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लग सकती है? देखे, 10 डिवाइड बाई 5 2, 5 डिवाइड बाई 10 बेटा, ऊपर डिवाइड बाय नीचे कर रहे हो तो उधर भी ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे ही करोगे। तो ये भी एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। दैट मीन्स आप लोग को पूरा कैलकुलेट यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे करंट ढूंढना है तो यहाँ पर तो अभी तक तो क्या था, I1 I2 IG सब कुछ मेंशन था। अब अगर बेटा मेंशन नहीं है तो मैं क्या करूँगा, अब उसको ज़रा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है बेटा, ठीक है। या अगर तुम लोग ये ले रहे हो, दिस इज़ योर कैपिटल I, लेट सपोज दिस इज़ योर I1, दिस इज़ योर I2, ठीक है, यहाँ पर जा रहा है। लेट सपोज तुम इस वाले को मेंशन कर रहे हो, एक और ले रहे हो जिसको तुम ले रहे हो I3, ठीक है, I3 ले रहे हो। अब बेटा बात ये है,
इस वाले को अभी के लिए एक्स मान लो, इस वाले को अभी के लिए एक्स मान लो। सबसे पहले जंक्शन रूल लगाओ। क्या मैं बोल सकता हूँ इनकमिंग, इनकमिंग कितना है भाई इस बी पॉइंट पर, एट बी, एट बी, एट बी इनकमिंग कितना है, I1 इनकमिंग है, मस्ट बी इक्वल टू आउट गोइंग I3 प्लस एक्स। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी I1 माइनस I3, तो सीधा इधर I1 माइनस I3 लिखना। सिमिलरली ये वाला लेट सपोज y है। अच्छा एट डी भाई इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है I2 और I3 भी इनकमिंग है बेटा। जितना इनकमिंग होगा जियो के फ़ोन से उतना ही आउट गोइंग होगा बेटा। तो y की वैल्यू हो गई है तुम्हारे पास I2 प्लस I3। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर वापस बेटा ये दोनों ही इनकमिंग है और ध्यान से देखोगे तो I ही बाहर निकलना चाहिए, और वही हो रहा है। जितना I अंदर जा रहा है, जो I1 प्लस I2 में स्प्लिट हो रहा है, उतना ही अगर इन दोनों को ऐड करोगे I1 प्लस I2 ही आएगा, जो कि I आ रहा है। दैट मीन्स जो आप लोग ने पूरा सॉल्व किया है वो करेक्ट सॉल्व किया है। इससे ये चीज़ पता लगती है। बाकी आप लोग को बेटा सिमिलरली यहाँ पर भी लूप लगाना है, यहाँ पर भी लूप लगाना है और यहाँ पर भी लूप लगाना है। सॉल्व बेटा वैसे ही होगा। ठीक है, तो बस दिस इज़ ऑल इट इज़। और ठीक है, बस अभी ये दोनों क्वेश्चन भी तुम लोग ट्राई कर लेना, नहीं होते तो मुझे बता देना। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। पॉज लेते हैं और वो खोलते हैं यार अपना क्या PYQs। चलो स्टार्ट करते हैं PYQ से। देखो 2023 के मेजरली मैं पहले PYQs करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलो। तो इन द फॉलोइंग सर्किट द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट I1 इज़, तो हम लोग को I1 की वैल्यू ढूंढनी है यार। ये रहा I1 आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वही लूप्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा ये वाला लूप देखो एक कंसिडर करते हैं, एक ये वाला लूप कंसिडर करते हैं और एक ये वाला लूप कंसिडर करते हैं। ठीक है, 3 लूप है, कंसिडर करते हैं, काम ख़त्म करेंगे उसके बाद। चलो, तो ये वाला लूप अगर बेटा कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट्स इज़ इक्वल टू, सीधा लिखेंगे I2 इंटू 1। ठीक है, I2 इंटू 1। अच्छा, पहले अपने को ये वाला करंट ढूंढना पड़ेगा। देखो I1 इधर जा रहा है, इसमें कितना जा रहा है, I1 जा रहा है, I3 जा रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा I1 प्लस I3। खुद सोचो, जंक्शन लगाएंगे तो I1 प्लस I3 विल बी इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये आउट गोइंग है, ये दोनों इनकमिंग है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो बेटा I2 इधर जा रहा है, मतलब I2 वापस इधर आएगा। मैंने क्या बोला था, जितना करंट जाता है उतना करंट उधर वापस भी आता है। तो ये वाला पार्ट बेटा I2 है, ये वाला पार्ट बेटा I1 प्लस I3 है। अब इस वाले पर अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो ये वाला मुझे क्या मिलेगा, देखो लेट सपोज मैं इधर इसको इतने इस वाले को x ले लेता हूँ, तो मेरा x क्या हो जाएगा, ध्यान देखते हैं। x इज इक्वल टू आप लोग का हो जाएगा बेटा, x इज आउट गोइंग, x प्लस I2, x प्लस I2। ठीक है ना, x प्लस I2, ये भी आउट गोइंग, ये भी आउट गोइंग, वो इनकमिंग I1 प्लस I3। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, I1 प्लस I3 माइनस I2। x की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I3 माइनस I2। अब बेटा ये वाला है I1, ये वाला इधर आ रहा है, तो ये वाला बेटा अगर मैं इस डायरेक्शन में लूँ, ठीक है, तो ये इस वाले को अभी के लिए y मानूँ, तो y इज़ इनकमिंग, x इज़ इनकमिंग, सो y प्लस I1 प्लस I3 माइनस I2 इज़ बेसिकली इक्वल टू I1, बिकॉज I1 इज़ आउट गोइंग। तो I1 से I1 कैंसिल, y इज़ इक्वल टू बेटा I2 माइनस I3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस I3। सारे करंट्स अब हमारे पास आ गए बेटा। अब हम लोग को सीधा लूप्स लगाने हैं। तो पहला है 5 वाला लूप, 5 इज़ इक्वल टू, ठीक है, 5 इज़ इक्वल टू I2 इंटू 1 मतलब I2 प्लस 2I3 प्लस 2I3 प्लस क्यों है बेटा, डायरेक्शन सेम है, प्लस आप लोग का I1 प्लस I3 इंटू 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास इक्वेशन बन गई बेटा। I1 प्लस आप लोग का हो जाएगा I2 प्लस 3I3, पहली इक्वेशन। सेकंड लूप बेटा ये वाला देखेंगे, 5 इज़ इक्वल टू यहाँ से I2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा I2 माइनस I3 इंटू 2, ठीक है, मतलब प्लस 2I2 माइनस 2I3। और ये वाला बेटा क्योंकि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लूप जा रहा है, तो
माइनस टाइम्स ऑफ ये 1 ओम है इधर लिखा हुआ, अगर आप लोग को दिख नहीं रहा है तो PDF देख लेना, 1 ओम है, 1 इंटू दिस, तो -I1 -I3 प्लस I2। तो यहाँ से अपना नेक्स्ट बन गया बेटा -I1 3 4 प्लस 4I2 -3I3, ठीक है, -3I3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, वापस बहुत ही सिंपली अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इन दोनों को इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 10 इज इक्वल टू I1 कैंसिल, 3I3 कैंसिल, आप लोग का इज इक्वल टू 5I2 आ जाएगा। I2 की वैल्यू आप लोग के पास कितने आ जाएगी बेटा, 2 एम्पियर्स I2 की वैल्यू आ गई। लेकिन हम लोग को तो बेटा I1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अभी हम लोग एक लूप और लगाएंगे जिसके अंदर हम लोग को मिलेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I3 इंटू 1, ठीक है, और यहाँ से ये वाला आप लोग का बनेगा प्लस I1 प्लस I3 माइनस I2, ठीक है, बस दो ही आप लोग के पास रजिस्टर इधर लगे हुए, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी बेटा 2 इज इक्वल टू 2I1 प्लस 2I3 माइनस I2, और I2 कितना है -2, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, ये देखो क्या आया ये, ठीक है, तो 4 इज इक्वल 4/2, सीधा 2 लिख देते हैं, I1 प्लस I3 इज बेसिकली इक्वल टू 2, ठीक है, और मेरे पास अगर मैं यहाँ वाली इक्वेशन और कंसिडर कर लूँ, इधर 2 लिख दूँ तो ये 3 बन जाएगा, सो 3 इज इक्वल टू I1 प्लस 3I3, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा बेटा तो I3 की वैल्यू 0.5 आ रही है और I1 की वैल्यू 1.5 आ रही है, ठीक है, सीधा मैंने माइनस लगाया तो I1 की वैल्यू 1.5 एम्पियर हम लोग का आंसर आ रहा है। चेक करते हैं बेटा 120 का आंसर कितना है, 120 का आंसर 1.5 है, ठीक है, आंसर हो गया सॉल्व। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन देखो, किरचॉफ इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू अप्लाई एज वेल। ये अभी वो है, इसको भूल जाओ। ये करते हैं बेटा 116 देखते हैं। 116 क्या कहता है, फिगर शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एट सी आर। तो यहाँ पर आप लोग को बेसिकली पोटेंशियल दिया हुआ है, फिर ये वाला भी करेंगे, ठीक है, 121। ये आप लोग को 30 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पर, पोटेंशियल एट बी दिया हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है, और द करंट थ्रू द 20 ओम रजिस्टर, ये वाले ओम से आप लोग को रजिस्टर से वो ढूंढना है करंट, और ये आप लोग को क्या दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बेसिकली यहाँ पर दी हुई है। अब हम लोग बेटा सिंपली बेटा बेसिक इक्वेशन लगा करके ही इसको हम लोग सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान से बेसिक किरचॉफ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिक किरचॉफ। उसके लिए आप लोग को क्या चाहिए, बस तुम लोग इतना दिमाग लगाओ, करंट चाहिए, जो करंट हमारे पास सही है, ठीक है। आई ले लेते हैं इसको, ये I1 हो गया बेटा, तो ये I माइनस I1 हो गया। कैसे पता I माइनस I1, ये I है, ये I1 है, I1 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू I, एक्स इज इक्वल टू I माइनस I1, ठीक है। तो ये ले लिया, काम ख़त्म हो गया। अब हम लोग को बेटा लूप्स लगाने पड़ेंगे, है ना, अब हम लोग को लूप्स लगाने पड़ेंगे। अच्छा I1 की ओहो अब दिक्कत आएगी, ठीक है ना, अब हम लोग को दिक्कत आएगी क्योंकि हम लोग को इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं पता। तो इस पॉइंट पर क्योंकि हम लोग को कोई पोटेंशियल नहीं पता तो हम लोग को एक रैंडम पोटेंशियल मानना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल की वैल्यू नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस पॉइंट पर देखो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, अपने को पता है, ठीक है। यहाँ पर हायर से लोअर करंट जा रहा है तो इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बेटा। ये 30 वोल्ट है तो यहाँ पर ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी तो करंट जा रहा है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग बेटा मान लेते हैं V, लेट सपोज VD, ठीक है, VD मान लेते हैं।
अच्छा, तो अब बेटा हमेशा याद रखना, हम लोगों ने याद है चार्जिंग वाले केस पे ये चीज़ की थी कि अगर एक वायर कनेक्ट कर देते हो तो पोटेंशियल सेम हो जाता है दोनों स्फीयर्स के अंदर। तो बेटा ये लॉजिक आप लोग को हमेशा पता होना चाहिए। अगर बेटा एक ही वायर जा रही है तो उसका पोटेंशियल सेम होगा। ये वायर और ये वायर बेटा सेम है, तो यहाँ पर भी आप लोग का पोटेंशियल वी आप लोग को मिलेगा, यहाँ पर भी आप लोग को पोटेंशियल वी मिलेगा। तो अब बेटा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर इस वाले पार्ट पे, तो जो मैंने अभी अभी हाईलाइट किया ये वाला पार्ट, इधर आप लोग को दिख रहा है Vd-12 विल बी इक्वल टू I1 इंटू 20। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? क्यों भाई? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर ही तो होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर ही तो होता है। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगाया बेटा, Vd-2 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू 30। एक और इक्वेशन मिल गई। अब एक और इक्वेशन ढूंढ लेते बेटा, 30 माइनस Vd विल बी इक्वल टू 30 माइनस Vd विल बी इक्वल टू I इंटू 10। वापस बेटा आप लोग के पास अब क्या आ जाएगा? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, 1 2 3, ठीक है। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट सपोज अपन ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक बार के लिए ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया, वी डी कैंसिल हो जाएगा, आप लोग का आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 10i प्लस 20i1। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। अरे यार, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरी क्या आ जाएगी, 28 इज इक्वल टू, ठीक है, 30i प्लस 10i इज 40i बेटा, 40i बाई 30i1, ठीक है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोग को ढूंढना है बेटा। 20 ओम के रजिस्टर में से कितना जा रहा है, मतलब I1 की वैल्यू ढूंढनी है। तो I1 की वैल्यू कैसे ढूंढूंगा, सिंपली अपन क्या करते हैं, इसको इंटू 4 कर देते हैं और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो इंटू 4 करेंगे तो ये बन जाएगी बेटा 72 इज इक्वल टू 40i प्लस 80i1। दोनों को कर दो बेटा माइनस, दोनों को जैसे ही माइनस करोगे 72 माइनस 28 होगा आप लोग का 44 इज इक्वल टू 110i1। तो I1 की वैल्यू आ गई बेटा आप लोग के पास 44 डिवाइडेड बाय 110, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 0.4 एम्पियर। ऑप्शंस है क्या इसके अंदर? हाँ है। अच्छा, ऑप्शन नीचे दिए हुए 116 का ए, यस वही हम लोग का आंसर है। समझ में आया? किरचॉफ नहीं लगा तो क्या हुआ बेटा, बेसिक प्रिंसिपल तो लग ही गया ना किरचॉफ का, कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स इज बेसिकली इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और 1-2 क्वेश्चन अगर मैं देखूं, हाँ हम लोग ने बोला था ना ये करेंगे 121। ठीक है, 2 सेल्स आर कनेक्टेड, जो 2023 वाले अभी से वही करवा रहा हूँ बेटा। 2 cells are connected between points A and B as shown. Cell 1 has EMF of 12 volts and internal resistance of 3 ohm. Cell 2 has EMF of 6 volts and internal resistance of 6 ohm and external resistance of 4 ohm is connected across A and B. The current flowing through R will be. ठीक है, तो A and B के अक्रॉस एक आप लोग का कितना 4 ohm का रेजिस्टर और लगा हुआ है। ठीक है, 4 ohm का आप लोग का रेजिस्टर और लगा हुआ है। अच्छा बेटा, तो अगर थोड़ा सा याद हो, हम लोग ट्राई करते हैं। मैं भी इस चीज़ को एकदम से सोच रहा हूँ, वरना मैं तो क्या लगाता बेटा, रूल लगाता अपने आराम से, लॉ लगाता और उसको सॉल्व करता। ठीक है, जंक्शन रूल वगैरह लगा करके, लूप लगा करके चीज़ों को सॉल्व करता। बट मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, जब हम लोग EMF इक्विवेलेंट पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पढ़ चुके हैं, तो एक बार वो लगा करके देखते हैं, क्या पता उससे आंसर आ जाए। देखो बेटा, जब मैं EMF इक्विवेलेंट लगाऊंगा तो उससे होगा क्या कि मेरा एक फाइनल EMF इक्विवेलेंट ऐसे बन जाएगा। ठीक है, EMF इक्विवेलेंट और फाइनल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट बन जाएगा। और फिर मेरे लिए देखो सर्किट कितना आसान हो जाएगा। अब इस लॉ से, क्या इस रूल से हम लोग इस क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं? लेट्स चेक इट आउट। कल हम लोग ने पढ़ा था बेटा, जब भी दो आप लोग के इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे रहते हैं, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 था बेटा।
कल देखा था ये चीज़। तो 1/3 प्लस 1/6 ये हो जाएगा बेटा 1/2। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बेटा मेरे पास 2 ओम्स। तो यहाँ पर बेटा हम लोग बना देते हैं 2 ओम्स। देखते हैं इससे आंसर आ सकता है या नहीं, नहीं तो फिर बेटा बेसिक किरचॉफ लगाएंगे। नेक्स्ट था बेटा ईएमएफ इक्विवेलेंट। तो ईएमएफ इक्विवेलेंट हमारा कितना आया था, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आया था, याद करो। अब दिक्कत क्या है बेटा, ये और ये ऑपोजिट साइन में लगे हुए हैं, ऑपोजिट साइन में लगे हुए हैं, तो मैं E2 के लिए -6 वोल्ट यूज़ करूंगा वैल्यू, E1 के लिए +12 यूज़ किया बेटा। 12 इंटू R2, R2 मतलब ये 12 इंटू 6 -6 इंटू 3। याद है ना, कल हम लोग ने बात की थी, अगर रिवर्स ऑर्डर में कनेक्टेड हो जाते हैं तो E2 की जगह -E2 रिप्लेस करते हैं, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 जो कि हमारा 9 है बेटा। तो ये हो जाएगा 72 - 18, 72 - 18 54, 54 डिवाइडेड बाय 9 इज 6। तो EMF इक्विवेलेंट आप लोग का क्या आ गया, 6 आ गया, तो 6 वोल्ट ये लग गया। अब बेटा हम लोग को बस करंट ढूंढना है, ये तो आप लोग का अब एक सीरीज सर्किट बेसिकली बन गया। तो V टोटल इज इक्वल टू I टोटल इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट ये दोनों तो सीरीज में बेटा, तो R इक्विवेलेंट अपना 6 ओम हो गया। V6 इज इक्वल टू IT इंटू 6, I टोटल इज इक्वल टू आप लोग का 1 एम्पियर आ गया। और अगर IT आप लोग का 1 एम्पियर आ गया तो बेटा सीरीज है, जितना करंट यहां से IT निकलेगा करंट, और इसमें से भी तो IT ही तो जाएगा, इसमें से भी तो IT ही जाएगा ना, क्योंकि सीरीज है, जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट यहाँ से जाएगा और वापस उतना ही बन जाएगा। तो अब बात है एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपिटल R शुड बी। हम लोग का आंसर 1 एम्पियर आ रहा है, चेक करते हैं बेटा 121 का आंसर 1 है, यस 121 का आंसर 1 ही है, ठीक है। तो बस मैं तो इधर ही रुक रहा है बेटा, मुझे तो इधर ही रुकना पड़ेगा अभी। चलो एक 109 आप लोग को और समझा देता हूँ, ठीक है, फिर मुझे जाना पड़ेगा, फिर मैं उसके बाद आकर के या तो बना लूँगा या इतना अभी आप लोग आज कर लेना, फिर बाकी मैथ्स कर लेंगे, ठीक है। द टोटल, बाकी तो आप लोग के पास अब शीट आ गई है, तो आप लोग को सॉल्व करना है, इतने सारे क्वेश्चन है आप लोग के पास। द टोटल करंट सप्लाई टू द सर्किट बाय द बैटरी इज। तो देखो बेटा टोटल करंट हम लोग को ढूंढना है, तो पहले R इक्विवेलेंट ढूंढना पड़ेगा। अब मैं R इक्विवेलेंट कैसे ढूंढूँ, सबसे पहले हम वो समझेंगे, ठीक है। तो जो मैंने अभी प्रिंसिपल बताया था बेटा वैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। देखो यहाँ से हम लोग का क्या जा रहा है बेटा, 6 वोल्ट जा रहा है, तो ये क्योंकि एक ही है, यहाँ पर भी 6 होगा, ये एक ही वायर जा रही है, तो यहाँ पर भी अपना 6 ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। अब अपन एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि लेट सपोज यहाँ पर हम लोग, क्योंकि यहाँ का भी हम लोग को पोटेंशियल नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, V मान लेंगे। तो यहाँ पर V, यहाँ पर V, यहाँ पर V, तीनों जगह V V V ही रहेगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बेटा बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक्चुअल में तो 0 मान सकते हैं, ठीक है। क्यों 0 मान सकते हैं उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू एंड्स मस्ट भी आप लोग का कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए ना, सही बात है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे अभी के लिए, एक बार क्या करेंगे, VA मान लेंगे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, जब भी आप लोग को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये पूरा सर्किट बनाना होता है तो बनाते कैसे पहले वो समझना। आप लोग के पास एक 6 वोल्ट की बैटरी है बेटा, उस 6 वोल्ट से बेसिकली हो क्या रहा है, कितने रेजिस्टेंसेस निकल रहे हैं, एक 6 और V के बीच का रेजिस्टेंस निकल रहा है, ठीक है। लेट सपोज ये आप लोग का V पॉइंट है, एक 6 और V के बीच रेजिस्टेंस निकल रहा है। अब बेटा एक रेजिस्टेंस और है जो आप लोग का 6 और V के बीच निकल रहा है, तो वो दोनों रेजिस्टेंसेस बेटा पैरेलल भी हो गए, क्योंकि उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि वो दोनों मेरे क्या हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए रेजिस्टेंस। तो ये मेरा पहले मेरा 2 ओम बना था, अब मेरा 6 ओम बना है बेटा, ठीक है। अब
लेट सपोज मैं बात करता हूँ जो इसका नेगेटिव एंड है, ठीक है, ये पॉजिटिव एंड से बेटा ये दो आप लोग के कनेक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव एंड से आप लोग का क्या कनेक्ट हो रहा है, एक 1.5 कनेक्ट हो रहा है और एक, ध्यान से देखो इसको ऐसे बनाओ और ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाओ, पॉजिटिव एंड से तो बेटा ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड से आप लोग का ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के बीच बेटा ये, क्योंकि पॉजिटिव एंड का 6 वोल्ट है, ये नेगेटिव एंड का आंसर है, ठीक है, ये नेगेटिव एंड का आंसर है आप लोग का, तो बेटा उन दोनों के बीच एक 3 ओम का भी कनेक्ट हो रहा है आपस में, तो उन दोनों के बीच एक 3 ओम का आप लोग का कनेक्ट हो रहा है आपस में, और V और नेगेटिव एंड के बीच आप लोग का किसके अंदर कनेक्ट हो रहा है, V और नेगेटिव एंड का आप लोग का एक 1.5 ओम का कनेक्ट हो रहा है, तो ये अब आप लोग का बेटा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ठीक है, ये अब आप लोग का इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, ठीक। वापस एक बार आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से जो पोटेंशियल 6 वोल्ट का निकल रहा है वो यहाँ पर निकल रहा है, क्योंकि ये सेम वायर है, यहाँ पर भी 6 रहेगा, यहाँ पर भी 6 रहेगा, क्योंकि सेम वायर है। मैंने यहाँ पर मान लिया कि V वोल्ट कुछ होगा, मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये क्योंकि सेम वायर है, ये क्योंकि सेम वायर है, ये क्योंकि सेम वायर है, इधर V रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम में 6 माइनस वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम में 6 माइनस वी। अगर दो रेजिस्टर के बीच सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो खुद सोचो वो दोनों पैरेलल में नहीं होंगे, क्योंकि पैरेलल के पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेज होते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होता है ना बेटा। तो मैंने इसलिए 6 वोल्ट और V वोल्ट के बीच दो पैरेलल रेजिस्टेंस मैंने बना लिए, ठीक है। इसको ऐसे बनाते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी और ये पॉजिटिव एंड के बीच आप लोग को दिख रहा है कि एक 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी ये वाला पार्ट और पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी ये वाला पार्ट, उसके बीच एक 3 ओम का और कनेक्टेड है। मैं एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, मुझे अभी तो जाना पड़ेगा बस ये फटाफट से करवा करके, ठीक है। और V वाले के साथ और नेगेटिव एंड के साथ एक 1.5 ओम का और है। तो अब बेटा ऊपर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढूंगा, सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट ढूंढूंगा जो कि पैरेलल में, तो 1/2 + 1/6। अगर आप लोग को पैरेलल का याद है तो R इक्विवेलेंट सीधा लगा सकते हैं, 2 × 6/2 + 6 दैट इज बेसिकली इक्वल टू 12 / 8 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो ऊपर वाला अब आप लोग का बन गया बेटा 1.5, ठीक है। ये आप लोग का बन गया 1.5, ये फिर आप लोग का और 1.5 है, ठीक है, और इन दोनों के बीच अब आप लोग का एक 3 है, तो ये दोनों आप लोग का वापस 1.5 + 1.5 सीरीज में हो जाएगा। ये वाला अगर मैं 1.5 इसको फाइनल कनेक्ट कर दूँ और ये वाला जो 1.5 है ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे जो कि 3 बना देगा, तो एक 3 ऊपर एक 3 नीचे और आप लोग की 6 वोल्ट की बैटरी, 3 × 3/3 + 3 आप लोग का क्या होगा 1.5 हो जाएगा बेटा। तो 1.5 आप लोग का R इक्विवेलेंट आएगा और हम लोग को टोटल करंट ढूंढना है, तो V टोटल डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट आप लोग का क्या होता है I टोटल होता है, ठीक है। तो V टोटल इज 6 डिवाइडेड बाय 1.5, आप लोग का आंसर 4 हो जाएगा। 109 का ए आंसर होना चाहिए, यही आंसर है बेटा। अगर ये नहीं समझ में आया तो वेट करना, मैं इसके अंदर और एक दो क्वेश्चन आप लोग को ये सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं वो दिखा दूंगा और फिर ही अपलोड करूंगा ये वीडियो, ठीक है। अभी जाना होगा, बाद में मिलते हैं। चलो अब ये 93 क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है। बात ये है कि ये जो 93 क्वेश्चन अब मैं समझाऊंगा ये बहुत बेसिक से मैं समझाऊंगा। वो वाला अगर तुम लोग को फास्ट लगा था पिछले वाला क्वेश्चन, तो मैं इसको और ज़्यादा बेसिक से समझाऊंगा, समझने की बेटा ट्राई करना, ठीक है। चलो ये बेटा आप लोग का डायग्राम है, ठीक है। कैसे इसको देखना है वो आप लोग ध्यान से देखते जाना। मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जूम इन कर देता हूँ तो तुम्हें अब आएगा बेटा मज़ा देखने में, ठीक है। कैसे करते हैं बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले बेटा हम लोग को A और B के अक्रॉस निकालना है R इक्विवेलेंट, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट पर जो पोटेंशियल है इसका नाम दे देंगे बेटा VA, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है इसका नाम दे देंगे बेटा VB, ठीक। अब बेटा याद ये रखना है कि पोटेंशियल अलोंग द वायर रिमेन सेम, ठीक है। एक ही वायर अगर हर जगह जारी होगी तो उसका पोटेंशियल हमेशा सेम होगा, क्योंकि हम लोग ने बोला था पोटेंशियल सेम होता है। कैपेसिटर में याद है जब हम लोग
दो चार्ज बॉडी को टच करवाते थे तो हम बोलते थे पोटेंशियल सेम हो गया, या एक वायर कनेक्ट कर देते थे तो बोलते थे पोटेंशियल सेम हो गया, क्योंकि एक वायर सेम पोटेंशियल पर रहती है बेटा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ पर VA है तो ये सेम वायर जा रही है बेटा, तो यहाँ पर भी अपना क्या होगा, VA होगा। यहाँ पर भी आप लोग का बेटा VA ही होगा, यहाँ पर भी आप लोग का बेटा VA ही होगा। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात। चलो अब बेटा बात करते हैं हम थोड़ी सी VB की बात करते हैं। तो ये पॉइंट, ये वायर जा रही है इधर तक जा रही है, तो इस पॉइंट पर भी हमारा क्या आएगा, VB ही आएगा। यहाँ पर भी VB ही आएगा और यहाँ पर भी बेटा VB ही आएगा, क्योंकि सेम वायर जा रही है। अब बेटा नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। लेट सपोज इस पॉइंट पर हम लोग ने, जैसे इधर लिखा हुआ है तो हम लोग भी VE ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पर भी VE ही है, इस पॉइंट पर भी बेटा VE ही है, और इस पॉइंट पर भी बेटा VE ही है। ठीक है, अब बेटा हम लोग बात करते हैं, एक और हम लोग को लेना है, तो इस पॉइंट पर बेटा VD नाम दे देते हैं अगर हम लोग, तो इधर भी बेटा हमारे पास VD ही है, यहाँ पर भी हमारे पास VD ही है, और यहाँ पर भी हमारे पास VD ही है। ठीक है, क्या मैं अब ध्यान देना बेटा, इसको एक बार के लिए भूल जाते हैं, इसको थोड़ा सा और ऐसा लिख लेते हैं कि VA और VB। ठीक है, सारे B पॉइंट्स वाले मैंने क्या किया है, रेड से मार्क कर दिए बेटा। ठीक है, और बाकी सब आप लोग के ग्रीन से मार्क्ड है। ठीक है, बाकी आप लोग के ग्रीन से मार्क्ड है E वाले, और आप लोग के ऑरेंज से मार्क्ड है D वाले। हम लोग को बेटा VA और VB ढूंढना है, VA और VB के अक्रॉस ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक पॉइंट पर VA मार्क कर देंगे और एक पॉइंट पर VB मार्क कर देंगे। सबसे पहले बेटा ये दो चीज़ें किया करो। ठीक है, मार्क किया। अच्छा, अब बेटा ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है वो देखो। क्या VA और VB के बीच कोई भी रेजिस्टर है? VA और VB के बीच कोई भी रेजिस्टर है? नहीं है। ये VA और VE के बीच रेजिस्टर है, ये VA और VD के बीच है, ये VB VD VB V, नहीं, VA और VB के बीच कोई रेजिस्टर नहीं है। ठीक है जी, अब क्या करो बेटा, एक पॉइंट अपना E मार्क कर दो। देखो अपने पास कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है ना, A B E D। तो जब भी 4 पॉइंट हो तो ऑब्वियसली एक पॉइंट इधर लो, उसको मैं ऐसा करता हूँ, ऑरेंज से मार्क कर देता हूँ, D पॉइंट इधर मार्क कर देते VD। जब 4 पॉइंट हो तो हमेशा ऐसे करो बेटा, और फिर VE इधर। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट चीज ध्यान देना, VA और VE के बीच कितने रेजिस्टर है? एक रेजिस्टर है। ठीक, VD और VE के बीच एक रेजिस्टर है। ठीक, VB और VE के बीच एक रेजिस्टर है। ठीक, अच्छा, हमने ये वाला जो जो कर चुके वो कैंसिल आउट करते, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया। ठीक है, VA और VD के बीच एक रेजिस्टर है, और बेटा इन दोनों के बीच एक रेजिस्टर है। और जब भी जिनके भी अक्रॉस पोटेंशियल ढूंढना होता है बेटा, लास्ट में उसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दो अपने मर्जी से, लास्ट में, जब पूरा सर्किट बना ले लास्ट में। अब बेटा ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आज ही हमने ये चीज़ क्या पढ़ी थी बेटा, कि ये कौन सी चीज़ आ गई है, ये बेटा आप लोग का बन रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या थी, अगर ये वाला और इस वाले का रेशियो और इस वाले का और इस वाले का रेशियो आप लोग का सेम आता है, तो आप लोग का जो बीच वाला होता है रेजिस्टर, उसको आप लोग नेग्लेक्ट ऑफ कर सकते हो। तो ये रेजिस्टर बेटा मेरा नेग्लेक्ट ऑफ हो जाएगा, यही व्हीटस्टोन में मैंने पढ़ा था। तो अब बेटा हमारे पास सिर्फ इतना सा डायग्राम बन गया है,
हम लोग को ऊपर पता है आर प्लस आर बेटा 2r हो जाएगा, तो फाइनल डायग्राम अब कुछ इस प्रकार बनेगा, 2r आप लोग का ऊपर, 2r आप लोग का नीचे, ठीक है। तो आर इक्वेलेंट आप लोग का आर आ जाएगा एंड हेंस योर फाइनल आंसर विल बी सी ऑप्शन फॉर 93। ठीक है, तो ये बेटा आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं वो मैंने बताया है। एक और कोई क्वेश्चन है तो वो भी देख लेते हैं। 93 मैंने सामने मुझे दिखाई दिया था अजीब सा एक, ठीक है। चलो अब बेटा 103 ट्राई करते हैं। सबके बीच आर है, ठीक है। चलो अब ये ट्राई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ओ इसमें बेटा एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा तो वो भी अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब बेटा इसमें आप कुछ नया सर्किट बनाना चाहो तो ठीक है, बनाने ट्राई कर सकते हो कि इस पॉइंट पर आप लेट सपोज वी नाम दे रहे हो, वी नाम दे रहे हो, कुछ भी दे सकते हो। लेकिन इस सर्किट में थोड़ा सा और दिमाग आप लोग को लगाना पड़ेगा, जो कि एक बेसिक सा दिमाग है बेटा। लेट सपोज आप लोग का यहाँ पर आपकी एक बैटरी लगी हुई है, करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब बेटा यहाँ पर आकर के ऑब्वियसली आप लोग को दिख रहा है करंट यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, करेक्ट बात है। लेकिन बेटा ऑलवेज रिमेंबर करंट विल फ्लो इन लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। ये बेटा हेडलाइन डाल करके लिख लो। क्यों भाई, खुद सोच यार, अगर तेरे को पता है कि इस रोड से जाने में तेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा तो तू इस रोड से जाएगा। तेरे को पता है अगर यहाँ पर ट्रैफिक जाम है तो तू उस रोड से जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना यार। तो बिल्कुल वैसे ही बेटा करंट विल फ्लो इन लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, क्योंकि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पर तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो करंट सीधा यहाँ से ही चला जाएगा। अब इस पॉइंट पर आके वो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ जा सकता है। वापस उसको एक लीस्ट रेजिस्टिव पाथ मिल रहा है बेटा, तो वो क्या करेगा, यहाँ से जा कर के यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ से वापस यहाँ चला जाएगा और यहाँ से बेटा यहाँ चला जाएगा। तो अब उसका सर्किट पता है क्या बन गया? अब आप लोग का फाइनल सर्किट, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ये सब भूल जाओ। आप लोग का आंसर बन जाएगा दिस तो ये दोनों तो सीरीज में, तो 2R इज़ योर R इक्विवेलेंट। ऑप्शन है क्या 103 का ए? चेक करने दो यार, 103 का ए करेक्ट है बेटा। समझ में आया? तो ये भी आप लोग का एक रूल होता है जो आप लोग को याद रखना है। और देखो कोई मिलता है क्या? ये मैंने आप लोग को करवा लिया था। चलो ये वाला देखते हैं बेटा, 2006 वाला, ये वाला देखते हैं, 108 देखते हैं। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना, लेट सपोज यहाँ पर इस पॉइंट पर V आ रहा है, ठीक है। सप्लाई वैसे दी हुई है क्या कि कितनी है? 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो यहाँ पर बेटा चलो मैं अभी के लिए V लिख देता हूँ, फिर लास्ट में वो 5 वोल्ट की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर लेट सपोज VA आ रहा है, ठीक है। तो इधर के लिए भी VA है और इस वाली वायर के लिए भी बेटा VA है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई वायर नहीं है तो इसलिए मैं वो वाला रूल नहीं लगा रहा है इस पर बेटा, इससे मुझे दिख रहा है कि ऐसी कोई वायर नहीं है, ठीक है। चलो इस पॉइंट पर बेटा लेट सपोज हमें पता है VB है, तो इसके लिए भी VB हुआ और इसके लिए भी बेटा VB हुआ, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं, लेट सपोज मैंने इस पॉइंट के लिए बात की, तो ये पॉइंट मेरा क्या है बेटा? VC पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए भी VC हुआ, इसके लिए भी VC हुआ, इसके लिए भी VC हुआ। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसके लिए ये भी वायर सेव है, ये भी वायर सेव है, ये भी वायर सेव है,
ठीक है, अब मैंने नाम दे दिया बेटा VD, तो VD इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया, और इसके लिए भी आपका VD ही होगा। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहाँ पर भी अपने पास 4 पॉइंट्स आ गए, 4 पॉइंट्स आ गए, तो जैसे लास्ट टाइम बनाया था वैसे ही बनाएंगे बेटा। तो VA VB, शुरुआत में बेटा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिखेंगे तुम्हें। क्या करें? ठीक है, अब बेटा रजिस्टर बनाएंगे। VA और VD के बीच बेटा 5 ओम है, VD और VB के बीच, VD और VB ये 10 लिखा है ना, हाँ 10 ओम है, ठीक है, ये अपना 10 ओम है VD और VB के बीच। अब बेटा VA और VC के बीच कितना है? 10। और VC और VB के बीच कितना है बेटा? 20। कौन से लिख लिए? ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया और ये लिख लिया। और VD और VC के बीच बेटा 10 है। और लास्ट में मैंने बताया कि हमेशा बैटरी लगा दिया करो, और बैटरी का आप लोग का 5 वोल्ट आप लोग को दिया हुआ है। वापस बेटा ये व्हीटस्टोन जैसा दिख रहा है, क्या ये व्हीटस्टोन है? 5/10 इज इक्वल टू 10/20 होता है बेटा, 1/2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब मैं ये वाला निकाल सकता हूँ। तो अब मेरा आंसर बेटा वापस बहुत ही आसानी से ऊपर में 15 बनेगा, ठीक है, ऊपर में 15 बनेगा, नीचे में 30 बनेगा। तो हेंस माय फाइनल आंसर विल बी 15 × 30 डिवाइडेड बाय 15 + 30, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में। तो 15 × 30 डिवाइडेड बाय 45, 10 ओम आपका आंसर होगा। ठीक है, 108 का ऑप्शन में है क्या? अच्छा ऑप्शन में, अच्छा करंट है, तो करंट तो निकाल ही सकते हैं बेटा। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द 5 वोल्ट सोर्स विल बी, तो 5 वोल्ट का आप लोग के पास सोर्स है, तो V इज इक्वल टू IR बेटा। V आप लोग का 5 है, 5 इज इक्वल टू 10 × I, तो I की वैल्यू हो गई अपनी 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं बेटा। हाँ, बी ऑप्शन है 108 का, 108 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आप लोग का इस प्रकार एक और क्वेश्चन। अब कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है क्या? ये तो आसान है, 5 + 5 ये आपका सीरीज़ में, फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर जो इसका आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में, फिर वो इसके साथ पैरेलल में, फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज़ में, फिर इसके साथ पैरेलल में जो आंसर आएगा, ऐसे करके निकाल सकते हो। ये भी बहुत आसान है। द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस इज मिनिमम विल बी √x/2। द वैल्यू ऑफ m इज़, ठीक है बेटा, डिफ्रेंशिएट मार देना, नहीं होगा डिफ्रेंशिएट तो सीधा मिल जाएगा, इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये देख लेना एक बार। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, वो वाले जो दो पैरेलल आएंगे वो इसके साथ सीरीज़ में हो जाएंगे, फिर वो इसके साथ सीरीज़ में हो जाएंगे, फिर वो दोनों जो सीरीज़ में होंगे फिर उनका उनके साथ पैरेलल कर देना, तो ये भी हो जाएगा। ये भी आप लोग को दिख रहा है, ये सीधा व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या तड़कता फड़कता टाइप हो? देखो इसमें भी यहाँ से जाएगा, फिर उसके बाद आगे जाएगा, फिर आगे तो जाएगा ही नहीं बेटा, सीधा यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं तक बेसिकली आपका सर्किट बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि इस वाले उससे जाएगा ही नहीं, यहाँ पर आप लोग का बना हुआ है। एक सेकेंड, इसका आंसर चेक करते हैं 68 का, 68 का एक बार आंसर चेक करते हैं। देखो
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है ना, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से करंट यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा, लेकिन जो कुछ यहाँ जाएगा वो यहाँ पर आकर के वापस इधर ही आ जाएगा, तो बस बात ही ख़त्म हो गई। अपने को ये वाला पूरा सर्किट पाथ देखना ही नहीं है, क्योंकि लीस्ट रेजिस्टिव पाथ में से जाएगा तो यही से निकल जाएगा। तो जितना करंट अब यहाँ से लेट्स सपोज इधर स्प्लिट होकर के इधर जा रहा था, अब वो भी आप लोग का पूरा इधर आ जाएगा, तो यही तक मेरे हिसाब से सर्किट बनेगा। तो आप लोग का हो जाएगा ये आप लोग का 4 हो जाएगा, और जो 4 आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, तो 4 × 2/4 + 2। ये चेक करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि कहीं गलत ना है अपना आंसर। ये कितना आ रहा है 4/3, फिर वो 4/3 इसके साथ पैरेलल में होगा, नहीं वो अच्छा वो हमने लगा लिया। सो 4/3 + 3 + 6 गलत आ रहा है। पॉइंट्स में आंसर हो सकता है। कौन सा है 68? ये मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो लास्ट वाला भी निकाल दे। रुक जाओ देखते हैं, रुक जाओ फाइनल आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। नहीं ये नहीं आ रहा, मतलब लास्ट वाला भी निकाला होगा, क्योंकि मैं वो भी बता रहा हूँ वो भी क्यों निकला होगा मुझे लग ही रहा है। देखो ध्यान से देख रहा, अब यहाँ से जा रहा है करंट, इसको थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाता हूँ कि करंट कहाँ से जाएगा। मुझे आंसर देख रहे भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत ही है। ये देखो करंट जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर वो यहाँ जा रहा है और यहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो यहाँ जा रहा है या फिर यहाँ जा, ये तो हम लोग को पता है, ये तो निकलने ही वाला है। अब खुद सोचो वो कहाँ से जाएगा, क्या वो यहाँ और यहाँ में से, उसके बाद 2 पाथ है, वो ये वाले पाथ में जाएगा या ये वाले पाथ में जाएगा? ऑब्वियसली ये वाले पाथ से निकल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले पाथ से ही निकल जाएगा, और क्योंकि वो इस वाले पाथ से जाएगा तो अपने पास जो फाइनल सर्किट बनेगा, मतलब वो यहाँ से सीधा यहीं से ऐसे करके निकल जाएगा, तो फाइनल डायग्राम बनेगा अपना 3, फिर यहाँ पर अपना बनेगा 2, फिर यहाँ पर अपना बनेगा 2, और फिर यहाँ पर अपना बनेगा 6, ठीक है। अब ये और ये बेसिकली पैरेलल में हो गए, कैसे पता भाई, ये एक ही वायर है पूरी की पूरी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ये दोनों आप लोग के पैरेलल में, तो 2 × 2/2 + 2, आंसर आप लोग का 1 आ जाएगा। तो 3, 1, 6, ये तीनों आप लोग के सीरीज़ में आंसर है 10, और पीछे भी आंसर 10 ही था, ठीक है। चलो तो ये ऐसे करके आप लोग का होगा सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चाहिए यार। ये अच्छा लग रहा है, बट ये भी वही है इन दोनों का वो, फिर इसका सीरीज़ ये भी हो जाएगा। देखो ये दोनों सीरीज़ में, फिर वो इसके साथ पैरेलल में है, फिर शायद ये देखो 2, हाँ तो ये उसके बाद आप लोग का, ओ नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, देखो ये दोनों सीरीज़ में, तो 6 आंसर, 6 के साथ पैरेलल विल बी, अगेन द आंसर विल बी 3, तो ये 3 बन जाएगा अब आप लोग का, ठीक है। तो अब आप लोग का कुछ सर्किट कुछ इस प्रकार दिखेगा। फिर ये वाला भी देखते हैं यार, अरे करंट निकालना क्या है इसमें, करंट फ्लोइंग फ्रॉम R2, क्योंकि अब ये एक पूरा का पूरा बन गया 3, इस पूरे को भूल जाओ। अच्छा फिर ये दोनों आप लोग के सीरीज़ में होंगे, फिर वो इसके साथ पैरेलल में होगा, ठीक है। फिर ये दोनों आप लोग के सीरीज़ में 6 बनेगा, फिर ये इन दोनों का आंसर आप लोग का 2 आएगा, तो ये फाइनल आंसर आप लोग का 2 आएगा। फिर 2 इसके साथ सीरीज़ में होगा तो 4 होगा, 4 इसके साथ पैरेलल में होगा तो 4 होगा। अच्छा ठीक है, नॉर्मली है ये, ठीक। अच्छा अब हम लोग को वो निकालना है, एक सेकेंड,
2 निकाला, 2 + 2 4, 4 अपना आंसर 2 आया। तो अपना टोटल करंट इनसाइड द सर्किट कितना आएगा, 2 आ रहा है ना आर इक्विवेलेंट, तो अपना आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर विल बी मूविंग हियर। ठीक है, बस एक बार चेक कर लेते हैं। 6 और 6 पैरेलल बेटा 3 और 3 सीरीज 6 और 3 पैरेलल बेटा 2 और 2 4 और 4 पैरेलल बेटा 2। ठीक है, चलो तो 2 अपना आंसर आ रहा है, और 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर मेरे पास करंट है बेटा। अब देखना हम लोग ध्यान से कैसे करते हैं। यहाँ पर 4 एम्पियर है बेटा, अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो किसका कितने जगह जाएगा। तो देखो बेटा, इसका मैं बहुत ही एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ आप लोग को। ये बेटा I1 है, ठीक है, हमेशा पीछे पीछे जाया करो, हमेशा पीछे पीछे जाया करो। देखो कैसे पीछे पीछे वो बताता हूँ। हम लोगों ने लास्ट में बेटा ये बोला था कि ये 4 है, और हम लोग का जो इन दोनों का आया था, जो हमारा फाइनल आया था, रुको इसको मैं ना इस तरह सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोग को, तो आप लोग को एक एक स्टेप पता लग जाएगा। देखो हम लोगों ने जो डायग्राम हम लोग के रिपीटेड फाइनल आंसर्स पर आए थे, हमारा लास्ट में ये बना था, और उससे पहले ये हमारा लास्ट था। ये हमारा किससे पहले वाले से आया था, जब आप लोग के 4 और 4 4 और 4 ओम वाले लगे थे। ये उससे पहले किधर से आया था, जब हमारे पास 4 ओम का और एक 2 ओम का और एक 2 ओम का लगा था। ठीक है, फिर उससे पहले हम लोग का कहा आया था 2 अब वो 2 हम लोग का किस पे बैठ गया था, 6 में बैठ गया था, राइट। हाँ 4 2 3 और इसके पैरेलल में था 6। ठीक है, ठीक, फिर ये हमारा कैसे बना था 6 3 और 3 बन करके। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग को एक दूसरी ट्रिक भी सिखाऊंगा। फिर इस 6 की जगह ये जो इधर 3 आया था, इधर 6 और एक 6 बना था। और फिर इधर मैं सीधा बना देता हूँ, ये अपना 2 और ये अपना 4। ठीक है, ये बना देता हूँ। ठीक है, ये जो 3 हम लोग के पास लास्ट पे आया था, वो हम लोग का 6 और 6 की वजह से आया था। तो ऐसे करके हम लोग ने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, रुको इसको ऐसा करते हैं, इसको भी यार तोड़ ही देते हैं अपन, जैसे पहले अपन ने किया था ना कि भाई ये 6 और 6 था। ठीक है, और फिर उसके बाद ये बना था अपना जो फाइनल आएगा। टू और 4। ठीक है, थोड़ा सा ये गंदा बन गया, बट एडजस्ट कर लेना अभी के लिए। ठीक, तो स्टार्टिंग में अब मेरे पास है बेटा ये 4 एम्पियर है। ठीक है, 4 एम्पियर था, फिर ये अपना पैरेलल है, तो 2 और 2 में स्प्लिट हुआ। ठीक है, जैसे ही बेटा ये 2 और 2 में स्प्लिट हुआ, अब ये जो 4 आया था ये मेरे सीरीज़ की वजह से आया था, तो जितना 2 इस पे जा रहा है उतना ही 2 इस पे भी जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ है, तो सीरीज़ में देयर इज़ नो स्प्लिटिंग अप। ठीक है, अच्छा, सो बेसिकली 2 जा रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 जा रहा है और इस पूरे से भी 2 जा रहा है। तो अब मैं तुम्हें बेटा एक बहुत मस्त सा फॉर्मूला बताता हूँ, जिससे तुम लोग कभी भी करंट की वैल्यू डायरेक्टली 1 स्टेप पे भी ढूंढ सकते हो। ये फॉर्मूला बेसिकली वही से आता है, जैसे अपन ने वो किया था ना, Q अपॉन Q टोटल इज इक्वल टू R अपॉन R टोटल। तो I में बस फ़र्क इतना होता है, मतलब I1 डिवाइडेड बाई I टोटल इज इक्वल टू R टोटल डिवाइडेड बाई R1। बस इसमें ये फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल आप लोग के इक्वल होते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आप लोग के पोटेंशियल आप लोग के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। चलो, तो कैसे लगेगा वो बताता हूँ। इसका आर टोटल अपने पास 2 था, तो आर टोटल की वैल्यू बेटा 2 डालो। R1 की वैल्यू बेटा 3 है हमारे पास। आई टोटल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर फ्लो कर रहे हैं इनमें से, तो आंसर आ जाएगा बेटा इस वाले में से 4/3 फ्लो करेगा और इस वाले में से बेटा आप लोग का 2/3 फ्लो करेगा जब आप यहाँ पर अपनी वैल्यू को 6 डाल दोगे तो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से आप लोग का 4/3 फ्लो करेगा क्योंकि मैंने R1 की वैल्यू 3 डाली, R टोटल हम लोग के पास 2 था, तो ऐसे करके आप लोग का आंसर निकलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे से याद रखना। अब ये जो 6 है बेटा, इसका मतलब 2/3 यहाँ से भी 2/3 जा रहा है, यहाँ से भी बेटा 2/3 जा रहा है। ठीक है, अब 2/3 जा रहा है। अब ये जो 3 था ये अपन लोग का स्प्लिट होकर के आया था 6 में से, मतलब 1/3 इधर से जा रहा होगा और 1/3 इधर से जा रहा होगा, मतलब फाइनल आंसर भी, क्योंकि ये तो सीरीज में है तो इसमें से 1/3 ही जा रहा होगा। और ऑप्शन डी ऐसा दिखा रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो 60 का डी। यस बेटा, ठीक है, तो ऐसे इसको करते हैं। ओहो क्या बात है, इन्होंने, इनका सल्यूशन मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर ठीक है बेटा, ये मैंने आप लोग को तरीका बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है। हमेशा बेटा जब आप आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो ना, तो ऐसे अपना सर्किट बना दिया करो फटाफट से रफली, तो तुम्हारी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। ठीक, अच्छा ओह, चलो 61 भी देखो बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है 61 में। ठीक है ना, ये है 61 बेटा, इक्विवेलेंट ढूंढना है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो वापस इसके अंदर वही रूल लगाएंगे। अब इसके बाद बेटा चीज़ों को आप लोग खुद से ट्राई करना सॉल्व करने की। ठीक है, मैं ये लास्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर बेटा लेट्स सपोज आप लोग वी ए नाम दे रहे हो, तो यहाँ पर भी आप लोग का वी ए होगा बेटा, यहाँ पर भी आप लोग का वी ए होगा, यहाँ पर भी आप लोग का वी ए हो गया। ठीक, ये वी बी नाम दे रहे हो, तो ये वी बी है आप लोग का, ये वी बी है आप लोग का, और ये वी बी है आप लोग का। ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज आप लोग नाम दे रहे हो बेटा वी सी, तो वी सी आप लोग का यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और लास्ट पॉइंट लेट्स सपोज आप लोग वी डी नाम दे रहे हो बेटा, तो ये वी डी, तो यहाँ पर भी वी डी, यहाँ पर भी वी डी, यहाँ पर भी वी डी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, वी ए को इधर फिक्स कर देते हैं बेटा, वी बी को इधर फिक्स कर देते हैं बेटा, वी डी को ऊपर फिक्स कर देते हैं और वी सी को नीचे फिक्स कर देते हैं। अब बनाते हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा अगर मैं बनाना बैठूंगा तो क्या बनेगा, वी ए और वी डी में है 4, वी डी और वी बी में है, वी डी और वी बी में है 4, वी डी और वी सी में भी 4 है। ठीक है, और बेटा लास्ट में अपने पास वी बी, वी ए और वी सी में भी 4 है, और इधर भी आप लोग का एक 4 है, और लास्ट में इन दोनों के बीच बेटा आप लोग का एक 16 लगा हुआ है। तो ये तो आप लोग का व्हीटस्टोन बन गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, 8 8 और 8 का मतलब 4 आ जाएगा। हेंस द टोटल आंसर विल कम आउट टू बी 20 नहीं, एक सेकेंड, इसका आंसर आप लोग का वो आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा, ये हट जाएगा बेटा पूरा का पूरा, तो 8 ऊपर, नीचे 8, 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस 8, तो ये आप लोग का आ जाएगा 4, तो आप लोग का 4 इधर, 16 इधर,
तो hence your final answer will be 4 into 16 upon 4 plus 16, that is 20. 16 upon 5, that is 3.2 will be your final answer 61 का B. ठीक है, चलो तो ये आंसर भी अपना हो गया. ठीक है, अब यार ये 66 देखते हैं. ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वुड बी. तो पहले तो यार हम लोग ना कोई भी एन साइडेड पॉलीगन ले लेते हैं. सबसे पहले बेस्ट है ट्राइंगल ले लो. ठीक है, तो एक ट्राइंगल ले लिया मैंने, और मुझे क्या चाहिए, एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच आप लोग को रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब सीधा इन दोनों के बीच ही आप लोग को निकालना है. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है. अच्छा, अगर मेरे पास बेटा एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस बेटा आर था जब उसकी लेंथ एल थी. अब जब उसकी लेंथ बेटा 3 हिस्से में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि रेगुलर इनसाइडेड पॉलीगन है, तो r/3 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 रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि लेंथ जब डिवाइड हो रही है तो आप लोग का रेजिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा. तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, r/3 r/3 ऐड होंगे तो 2r/3 बनेगा, और नीचे इधर इक्विवेलेंट इन लोग का 2r/3 बनेगा ऊपर वाले का, और फिर ये दोनों पैरेलल होंगे तो 2r/3 इंटू r/3 अपॉन 2r/3 प्लस r/3, मतलब यह हो जाएगा आप लोग का 2r² डिवाइडेड बाई 9 इंटू r, 2r/9. अब देखो भाई n की वैल्यू 3 डालने पर 2r/9 किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2r/9, तो यह आंसर हो सकता है 66 का C. ठीक है, 66 का C आंसर है. ऐसे क्वेश्चन में बेटा बेकार में एन साइडेड जाने का कोई मतलब नहीं बनता. ठीक है, चलो अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं 67. ठीक, ठीक है, देखो हम इसको ना पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ऊपर वाला 2 बनेगा, फिर वो 2 और 12 को सिंप्लीफाई करके मैं एक पहले तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं. जैसे यहाँ पर भी ये 2 बनेगा, 2 और 6 का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 6 अपॉन 8, मतलब 12/8, 12/8 इज़ 1.5. तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग का बन जाएगा 1.5. ठीक है, ऊपर आप लोग का बन जाएगा 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 14, 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 14, 24 डिवाइड बाई 14 का क्या मतलब होता है बेटा, ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 14, और 24 डिवाइड बाई 14 क्या होता है, 12/7. ये 12/7, ये 1.5, ये 8, ये 2, ये 4, ये 6. ठीक, अब दिमाग लगाते बेटा. ठीक है, वही लगाएंगे बेसिक दिमाग. इस पॉइंट को VC मान लेते हैं, ये अपना VA है, VA यहाँ पर भी VA है बेटा, ये पॉइंट है अपना VB, ये पॉइंट है अपना VB. ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा. अब 3 पॉइंट ही है, तो VA ले लो, VB ले लो और VC ले लो. ठीक है, 3 पॉइंट ले लो, बस काम खत्म अपना. चलो, VA और VC के बीच बेटा कितने आ रहे हैं, VA और VC के बीच एक 8 आ रहा है, VA और VC के बीच ही 2 आ रहा है. तो जब बेटा दो चीज़ें एक ही जगह पर आती है तो उनको हम लोग पैरेलल में कर देते हैं. क्यों भाई, क्यों पैरेलल में करेंगे उनको, क्योंकि खुद सोचो, दो रेजिस्टेंस के बीच अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब वो दोनों पैरेलल में, हम लोग बोलते तो है ना पैरेलल में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ऐसा. ठीक है, तो ये आप लोग का बेटा 8, ये आप लोग का 2, दोनों इसके बीच. सिमिलरली बेटा VC और VB में भी सेम चीज़ है, यहाँ पर आप लोग का 4 और 6,
और लास्ट वाला अपना इन दोनों के बीच भी ये और ये 12/7 और 1.5 3/2। ये 12/7 और 3/2 बहुत ऑड नहीं लग रहा है? ये पक्का 12 ही है। देखते हैं, अभी पता लग जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और जो इसका आंसर है वो है ए। इन दोनों का आंसर आएगा 2 × 8 अपॉन 2 + 8 दैट इज़ 10। मतलब ये हो गया 16/10, मतलब अपना आ गया 8/5। तो इसकी जगह अब मैं क्या कर सकता हूँ, 8/5 कर सकता हूँ। ठीक है, इन दोनों की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, क्या था मेरा, 6 और 4 था बेटा। 6 और 4 मतलब 24 / 10, तो वो हो जाएगा अपना 12/5। ये दोनों ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 20/5। ठीक है, तो 20/5 क्या होता है, 20/5 4। तो ये दोनों ऐड अप होकर के बन गए 4। तो अब इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, 1/4 + 7/12 + 2/3 इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। हेंस आप लोग का आंसर डिवाइडेड बाय नीचे चला गया 12, ये 3, ये 7 + 8 15 18 18 डिवाइडेड बाय 12, 2/3 इज योर आंसर। ए 67 का यही है। ठीक है, समझ में आया? आई होप बेटा ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अब तुम ये सारे क्वेश्चन कर लेना बेटा बचे हुए। ठीक है, फिर यहाँ पर ख़त्म करते हैं यार। जय श्री राम।